बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें हैं जिस पर मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। पहली खबर, इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का मामला। मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस वक्त सामने आ गई हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तो बड़ा बरमला कह दिया कि काबीना का इजलास होता है, वो अपने तौर पर फैसला करते हैं और वज़ीर आज़म उसमें मौजूद नहीं थे। इसमें कितनी हकीकत है राज साहब, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी खबर, रियाज फतेहाना साहब, एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई स्कॉटलैंड के अंदर और फिर उसके बाद एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। ये कंट्रोवर्सी क्या है, इस पर भी हम चाहेंगे कि इस पर तफसील से बात हो। लेकिन सबसे पहले राज साहब, ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का मामला, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक टेलीविज़न चैनल पर बैठकर कहा, और क्या कहा मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। वो ये कहते हैं कि एक काबीना की मीटिंग और फिर उस काबीना की मीटिंग के अंदर मौजूद ही नहीं थे इमरान खान साहब, और फिर ये फैसले काबीना कैसे करती है। इसके ऊपर शेख रशीद साहब भी काफ़ी तफसील के साथ बोले और उन्होंने कहा कि फ़ंड्स जारी नहीं किए जाएंगे, और ख़ास वजह उन्होंने बताई। फिर फवाद चौधरी साहब भी मैदान में, ओबियसली हुकूमत के तर्जुमान हैं, वो भी ये कहते नज़र आए कि फ़ंड्स जो हुकूमत की तरफ से जो फ़ंड्स हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे। सर, ये कंट्रोवर्सी है क्या, और फंड्स क्यों नहीं जारी किए जाएंगे, और अगर जारी किए जाएंगे तो कब जारी किए जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या बुनियादी मुतालबा किया जा रहा है? जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त एक सियासी पार्टी के तौर पर एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और सियासी पार्टी भी ऐसी जो शायद अपोजिशन का हिस्सा है, और अगर अपोजिशन का मुकम्मल तौर पर हिस्सा नहीं है तो नून लीग का और पीडीएम का हिस्सा ज़रूर है। क्योंकि देखें, ये जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल आया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला मामला भी शामिल था, और इसी तरह समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला भी शामिल था। अब इस पर कुछ सदारती ऑर्डिनेंस नहीं आया, इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी हुई है। और कानून साजी का फोरम कौन सा होता है? जाहिर है कि कानून साजी का फोरम पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में इस बिल पर कानून साजी हुई। पूरी अपोजिशन वहाँ पर मुत्तहिद थी। उस अपोजिशन ने उस कानून साजी को रोकने की कोशिश की। हुकूमत के पास अददी अक्सरियत ज़्यादा थी, हुकूमत ने अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर ये जो बिल था इसको मंजूर करवा लिया। और कोई ये नहीं हुआ कि हुकूमत के पास अरकान कम थे, अपोजिशन के अरकान ज़्यादा थे, और कोई हुकूमत ने ऐसा हथकंडा इस्तेमाल किया जिसकी बुनियाद पर यह कानून साजी कुछ जाली तरीके से हो गई। अगर ये कानून साजी आइनी तरीके से ना की गई होती तो अब तक अपोजिशन इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुकी होती, और सुप्रीम कोर्ट इस कानून साजी को उड़ा चुकी होती अगर इसके अंदर एक आइनी तरीक़ाकार इस्तेमाल ना किया गया होता। अब अपोजिशन को एतराज़ात तो बहुत हैं कि वो नहीं चाहती कि किसी भी सूरत अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए हों। अपोजिशन नहीं चाहती कि किसी भी सूरत अगले इलेक्शन में जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक मिले। लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन अदालतों में क्यों नहीं जा रही, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रही? क्योंकि अपोजिशन को भी यही पता है, ज़ाहिर है कि ये अपोजिशन एक ऐसी अपोजिशन है जो इससे पहले इक़्तिदार में भी रही है। पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में रह चुकी है 3 मरतबा, मुस्लिम लीग नून भी 3 मरतबा इक़्तिदार में रह चुकी है। तो उनको मालूम है कि कानून साजी का जो फोरम है वो पार्लियामेंट ही है, और अगर इस कानून साजी के मामले पर अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इनकी जो पटिशन है वो पहली समात में ही फारिग हो जाएगी। अब इसके ऊपर इन्होंने एक सियासी नैरेटिव बनाने की कोशिश की, और इलेक्शन कमीशन उस सियासी बयानिए के अंदर लगता ऐसा है, बज़ाहिर यही लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ शामिल हो गया। क्योंकि हुकूमत ने यह कहा कि आप अब अपनी जो एफर्ट्स हैं, अपनी जो पूरी तवज्जो है वो मरकूज़ करें कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए कैसे अगला इलेक्शन करवाना है, और उसके आप टेंडर करें। जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए जब इलेक्शन होना है तो वो मशीनें ख़रीदनी पड़ेंगी, उसके बाद उसकी एक स्टोरेज प्लेस है, उसके इंतज़ामात करने पड़ेंगे, और जो दीगर लवाजमात हैं वो सारे लवाजमात पूरे करना पड़ते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि ये जो टेंडर्स हैं उनमें एक गैर ज़रूरी इल्तवा किया जा रहा है, गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। और हुकूमत का ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि इस मामले को वो इतना तूल दे, यानी ये टेंडर इतनी देर से जारी किए जाएं
कि उसके बाद बहुत कम वक्त रह जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ख़रीदने में और फिर उनके जो पायलट प्रोजेक्ट्स रन करने हैं उन प्रोजेक्ट्स को रन करने में और उनको अच्छी तरह से टेस्ट करने में, और इस तरह 2023 का इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ जाए और ये कहा जाए कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हमने टेस्ट नहीं किया, इनके प्रोजेक्ट हमने रन नहीं किए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए ये इलेक्शन नहीं हो सकता। अब ये हुकूमत के पास इतलात थी और हुकूमत ने इनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी पहुँचाए कि आप ये जो ताख़ीर कर रहे हैं टेंडर्स में, ये क्यों कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो कमेटियां बनाने का आपने सिलसिला शुरू किया है, ये कमेटियां बनाने से तो हमेशा काम जो है वो हमेशा तवालत का शिकार हो जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और एक आइनी इदारे के तौर पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक आइनी इदारा कुछ ज़राए से ख़बरें लीक कर रहा हो। क्या आपने आज तक सुना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से जज साहिबान कोई ज़राए से ख़बरें लीक कर रहे हों कि चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये कहा ज़राए, चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अदालत के अंदर ये कहा ज़राए? तो आइनी इदारा तो कभी भी ज़राए से कोई ख़बरें लीक नहीं करता, आइनी इदारा कभी कोई ख़बरें प्लांट नहीं करवाता। ये काम तो सियासी जमातें करती हैं और तमाम सियासी जमातें करती हैं। ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी और तहरीक इंसाफ भी, कि वो ख़बरें मुख्तलिफ चाहते हैं कि जो ख़बरें वो लीक करना चाहते हैं किसी मखसूस अंदाज में, तो सियासी पार्टीज़ ऐसा करती रहती हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि जब हुकूमत की जानिब से इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया हुकूमत ने, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की ख़बरें जानबूझकर लीक की सहाफ़ियों को कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की इस बात का बड़ा बुरा मनाया है कि हुकूमत क्यों कह रही है कि आप वक्त पर टेंडर जारी करें। साथ इस तरह के अल्फाज लीक किए कि ये इलेक्शन जो है ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, हम बड़े ही इत्मीनान के साथ और बड़ा अपना एक टाइम लेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन हो भी सकता है या नहीं हो सकता। फिर ये कहा कि हमने 4 कमेटियाँ बना दी हैं, वो 4 कमेटियाँ अपनी तजावीज़ सामने लेके आएंगी, अपनी सिफारिशात सामने लेके आएंगी, फिर उन सिफारिशात की रोशनी में हम अपना लाया अमल जो है वो तय करेंगे और हम किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे हुकूमत के। अब इलेक्शन कमीशन ये ख़बरें लीक कर रहा है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो वैसे तो बड़े अपना एक चाहते हैं कि उनका एक बड़े असूल पसंद किस्म की शख्सियत का तासुर बने। वो ये चाहते हैं कि उनका ये तासुर बने कि वो किसी किस्म का दबाव नहीं लेते, किसी के सामने झुकते नहीं हैं और इस तरह का तासुर बने कि कभी भी वो असूलों पर समझौता नहीं करते। लेकिन जिस तरह से वो ख़बरें लीक करवा रहे हैं, ये तो उनके ओहदे को ज़ेब नहीं देता। कोई भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई भी चीफ़ जस्टिस हो, कोई भी वैसा बिल्कुल 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 सही है कि नहीं उन्हें ज़ेब देता कि जिस तरह से वो ख़बरें लीक करवाते हैं। और ऑब्वियसली जो ख़बरें जिन लोगों को दी जाती हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को हम भी जानते हैं। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और ऑब्वियसली आपके पास भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन किस किस्म का बयानिया जारी करना चाहता है, क्या पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता है और किस किस्म का प्रेशर हुकूमत के ऊपर। वो बातें जो हुकूमत को डायरेक्ट नहीं कही जा सकती या जिस पर कंट्रोवर्सी पैदा करनी है, उस पर इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ लीक करवा देता है। 59 अरब रुपया जारी करना है। अब आपको लगता है कि ये जारी होगा? और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात थी, चूंकि डिलेइंग टैक्टिक्स टेंडर्स के हवाले से आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट राय साहब इसमें यह है और जिस पर लोग सवाल भी कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि इस पर आप रोशनी डालें, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट्स राय साहब नहीं किए गए। किसी भी ज़िमनी इंतखाब में अगर एक पायलट प्रोजेक्ट कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि हम आइंदा वाले इलेक्शन, जो आइंदा इलेक्शन है, उसमें बहुत सारी कबाहतों से बच सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट करने थे और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बात हो चुकी है कि आपने पायलट्स प्रोजेक्ट्स करने हैं। देखिए, हुकूमत ने तो ये कहा कि अब चूंकि पार्लियामेंट से कानून साजी हो गई है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो फिर हम इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स किस लिए जारी किए जाते हैं, किस मकसद के लिए जारी किए जाते हैं? जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई यहाँ पे क्रिकेट का मैच तो नहीं करवाना कि उनको फ़ंड्स जारी किए जाएँ। उनको जो फ़ंड्स जारी किए जाते हैं वो इलेक्शन करवाने के लिए किए जाते हैं। और अब ये तय हो गया है, पार्लियामेंट ने ये तय कर दिया है, पार्लियामेंट से ये कानून साजी हो गई है कि ये अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए होंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अभी हमने ये भी तय नहीं किया
कि अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए होंगे या नहीं होंगे और आप हमें पहले ही फंड्स जारी कर दें, तो उस पर हुकूमत को बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे पहले एक जो हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, उसमें इलेक्शन कमीशन का जो NA 133 में नून लीग की जो वीडियो सामने आई, जिन वीडियोज़ में नून लीग की मकामी क़यादत अपनी आला क़यादत के डायरेक्टिव्स पर वोट ख़रीद रही है और लोगों से हलफ ले रही है कि आपने हमें वोट देना है इन 2000 रुपयों के बदले में और 5000 रुपयों के बदले में, तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक बराएनाम और एक अलामती सा नोटिस लिया। इस पर भी हुकूमत को तशवीश थी कि जो NA 133 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनकी मर्जी और मंशा के बगैर तो ये नहीं हो सकता था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी जिस तरह से डस्का में जो डस्का का इलेक्शन था, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने जो फुर्तियां दिखाई थी, उस किस्म की फुर्तियां NA 133 में जो बेज़ाब्तियां सामने आई मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उस मामले में बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि एक बराएनाम किस्म का एक्शन लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इलेक्शन कमीशन के अरकान से तो पहले भी हुकूमत एक मरतबा इस्तीफ़ा मांग चुकी है और अब हमारी खबर ये है कि जब हुकूमत ने ये कहा कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए अगर इलेक्शन कराने की जानिब नहीं जाते तो हम आपको फंड्स नहीं जारी करेंगे, तो अब एक आला सतह का राब्ता हुआ है इलेक्शन कमीशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान और प्लानिंग डिवीज़न के दरमियान। और अब ये कहा गया है कि जो स्टोरेज की प्लेसेस वगैरह हैं, उनके इंतज़ामात कैसे किए जाएं, इस पर डिस्कशन हुई है। कुछ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जब हुकूमत ने एक सख्त रवैया अपनाया है, तो उसके बाद थोड़ा सा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था कि जब भी इलेक्शन कमीशन एक जारियाना किस्म के स्टेटमेंट्स देता है, यानी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब कहा था कि सेनेट इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन उन इंतखाबात को शफाफ तरीके से करवाने में नाकाम रहा, तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर एक जवाबी चार्जशीट जारी कर दी थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ। लेकिन उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिफेंसिव हो जाते और उनकी हुकूमत डिफेंसिव हो जाती, तो ये इलेक्शन कमीशन तो उनके ऊपर मुसलसल चढ़ाई करता रहता। तो जब इलेक्शन कमीशन के इन अरकान से हुकूमत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफ़े मांगे, तो उसके बाद फिर ये थोड़ा सा बैकफुट पे गए। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि ये जो जानिबदारी का तासुर हर वक्त देते रहते हैं, उस तासुर को किसी हद तक कम करने की कोशिश की जाए। और अब जो हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि हम आपको फंड्स जारी नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्लियामेंट से कानून साजी हो चुकी है, और हाशमी साहब इस मामले पर तो हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, यानी खुद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है कि पार्लियामेंट से कानून साजी हुई है, तो फिर इलेक्शन कमीशन इस कानून साजी को ओवर रूल कैसे कर सकता है? इलेक्शन कमीशन कोई पार्लियामेंट से बड़ा फोरम तो नहीं है। तो अब हमारी इत्तला ये है कि इलेक्शन कमीशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान राब्ता हुआ है, और अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की स्टोरेज के हवाले से और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीदारी के हवाले से भी कोई बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है और थोड़ी सी अब बर्फ जो है वो पिघलना शुरू हुई है। लेकिन राय साहब, इलेक्शन कमीशन आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट हुकूमत भी जा सकती है, लेकिन एक और भी हमारी अपोजिशन है जिसको आज शेख साहब ने कहा भी है कि अगर आपने जाना है तो आप चले जाएं, ये फैसला उन्होंने खुद करना है। अपोजिशन जाएगी इस हवाले से? देखिए, अपोजिशन जाएगी तो वहां पे क्या प्ली लेगी, क्या कहेगी वहां पर? यानी कोई ना कोई तो वहां पे आर्गूमेंट पेश करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या आर्गूमेंट हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए कोई हुकूमत धांधली का प्लान कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट आगे से यही कहेगी कि ये तो पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है, पार्लियामेंट ने कर दिया, ये कानून बना दिया कि अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए होगा, तो आप वापस जाएं इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन का काम है अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इस इलेक्शन को शफाफ बनाना और ये तय करना और ये इंश्योर करना कि इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए धांधली नहीं होगी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या मदद कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट तो ये मदद नहीं कर सकती ना कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टटोल के देखे कि ये क्या इसके ज़रिए धांधली होगी या नहीं होगी। वो तो दोबारा इनको भेजेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद करना चाहिए कि ज़ाहिर है कि जिस तरह से हुकूमत ने पहले एक इनको ऑफ़र की थी, एक पेशकश की थी कि ठीक है आप हमारे साथ बैठें, अगर आप ये कहते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कुछ फंक्शंस के हवाले से, तो वो हमारे सामने रखें, हम उनको दूर कर देते हैं। अगर अपोजिशन के भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो भी अपनी कमेटी बनाएं, हमारे साथ बैठें, हम उनको भी दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल में हुकूमत की जो पूरी कोशिश है
कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक मिल जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इलेक्शन हो, ये अपोजिशन को सूट नहीं करता और अपोजिशन इसका रास्ता हर सूरत में रोकना चाहती है। पीपल्स पार्टी भी इसका रास्ता रोकना चाहती है, क्योंकि इससे बहुत से हल्के ऐसे हैं, ख़ास तौर पर आप देखें कि अंदरून सिंध भी और इसी तरह नून लीग के भी कई हल्के ऐसे हैं जहां अमूमन ये तासुर होता है कि ठप्पे बड़े लगते हैं। तो इसमें हो सकता है तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेबल्स हैं उनका भी नुकसान हो, तहरीक इंसाफ के भी कुछ हलकों में नुकसान हो, लेकिन कम से कम आपकी जो शफाफियत है वो तो यकीनी बनेगी। उसके बाद आप कोई धांधली का रोना तो नहीं रोक सकेगा। लेकिन इस वक्त अपोजिशन की तो कोशिश चले है, अपोजिशन तो एक सियासी ज़ाहिर है कि एक इत्तेहाद है उनका, और वो तो जो सियासी जमातें होती हैं वो इस किस्म के स्टांस लेती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो मौक़िफ़ अपनाया गया और जिस किस्म का स्टांस लिया गया, ये बड़ा ही आप कह सकते हैं कि समझ से बालातर है। और हर आने वाले दिन के साथ इलेक्शन कमीशन अपना तासुर जो है वो मज़ीद ख़राब कर रहा है और ये तासुर बना रहा है कि वो इस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ के साथ खड़ा है। मेरा सवाल राय साहब दोबारा बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये लोगों ने भी पूछा है, और मुझे तो कोई इसमें जो है वो कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती कि शायद पायलट प्रोजेक्ट्स, राय साहब पायलट प्रोजेक्ट्स बड़े ज़रूरी हैं। आप इतना बड़ा इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इसके लिए तो लोग ये पूछ रहे हैं। मेरा भी ये सवाल है, पायलट्स प्रोजेक्ट्स क्या इलेक्शन कमीशन करवाएगा? कोई इतलात हैं आपके पास, या ये इसी तरह हम इलेक्शन में जाएंगे? देखें, एक तो अभी ये NA 133 का इलेक्शन आ रहा है, ज़ाहिर है कि इसके अंदर तो पायलट प्रोजेक्ट अब नहीं हो सकता, वक्त बड़ा कम रह गया है। अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत ठीक होती तो इलेक्शन कमीशन इसके कुछ हलकों में चलें कुछ पायलट प्रोजेक्ट कर सकता था। इसी तरह इससे पहले जो आपके कैंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए हैं उसमें कुछ हलकों में पायलट प्रोजेक्ट आप रन कर सकते थे। बल्दियाती इंतखाबात की बात की जा रही है, बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर भी हुकूमत की कोशिश है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए वो इंतखाबात कराए जाएं और वो एक टेस्ट केस भी बन सकता है। यानी जब आपके बल्दियाती इंतखाबात बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए हो जाएं, या आप ये कह लें कि चलें 40% हल्के भी वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट्स रन हो जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इसके ज़रिए इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या इसकी क्या खामियां हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको इम्प्रूव करना है। लेकिन अपोजिशन तो इस मामले की जानिब जाना ही नहीं चाहती और इलेक्शन कमीशन भी लगता यह है कि वो ये चाह रहा है, उसको भी पता है कि ज़ाहिर है कि 1.25 साल के बाद इलेक्शन है, कि ये मामला इतना तवालत अख्तियार कर ले कि आखिर में ये वक्त ही ना बचे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीद सकें या उनको स्टोर कर सकें या उनके ज़रिए इलेक्शन करवा सकें और उनकी जो अगर कोई खामियां सामने भी आती हैं तो उन खामियों को दूर कर सकें। राज साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इट्स टू लेट इन द डे, और अब ये ऐसा ना हो कि दैट विल बी टू लेट इन द डे कि पायलट प्रोजेक्ट्स नहीं हुए और फिर इसको मज़ीद डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर लिया जाए और फिर इलेक्शन जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है वो फिर उसी तरह हो जिस माजी में होते रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और खुसूसन इमरान खान इसको बड़े करीब से देख रहे हैं, और ऑब्वियसली जो प्लेज किया गया था इलेक्शन आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ही ज़रिए होंगे। लेकिन राय साहब दूसरी जो इम्पोर्टेंट ख़बर है रियाज फताना के हवाले से, और फिर एक कंट्रोवर्सी भी स्कॉटलैंड से जन्म लेती है, उस पर उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि करप्शन PTI का कारकुन करे या अपोजिशन माफ़ी नहीं है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा। फिर वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत का पैसा हो या डोनर्स का सही जगह पर खर्च होना चाहिए, सारे ख़ानदान को बिज़नेस क्लास में ले जाकर बड़े होटलों में ठहराना नहीं चाहिए। अच्छा, ये सब क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ क्या? रियाज फताना बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि हमें नून लीग के अंदर इतने इख्तिलाफ़ात नज़र ना आते हों राय साहब जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के अंदर ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं। ऐसा ही है या कंट्रोवर्सी सर कुछ और है? देखें, रियाज फताना कोई तहरीक इंसाफ के ना तो कभी नज़रियाती कारकुन रहे हैं ना कभी नज़रियाती रहनुमा हैं। रियाज फताना को तो कल किसी और पार्टी में जगह मिलेगी, 1 मिनट नहीं लगाएंगे वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। अब रियाज फताना ने असल में कार्रवाई ये की कि जिस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया जो सरकारी सतह पर गया। अब मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस थी, तो पाकिस्तान की अहमियत इस वजह से बहुत ज़्यादा थी कि मौसमियाती तब्दीली का जो चैलेंज है इससे निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन है इसको पूरी दुनिया सराहती है। यूरोप भी सराहता है, अमेरिका भी सराहता है, और हमें मालूम है कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने तो अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर खड़े होकर
ये बात कही थी कि जो बिलियन ट्री सुनामी का प्राइम मिनिस्टर का विजन था और क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एफर्ट्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो एक रोल मॉडल हैं और दुनिया को फॉलो करना चाहिए इमरान खान की पॉलिसीज़ को। तो इस वजह से पाकिस्तान की बहुत अहमियत थी। अब ये डेलीगेशन गया, चूँकि मुतलका वज़ीर थे ज़ाहिर अमीन असलम और ज़रताज गुल, ये मुतलका लोग हो सकते थे, तो सरकारी कैपेसिटी में तो ये डेलीगेशन गया। अब रियाज फतेहाना जो हैं वो शायद किसी NGO के थ्रू वहाँ पे चले गए और वहाँ जाकर इन्होंने प्रोटोकॉल वगैरह मांगा जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था और जो वहाँ पे पाकिस्तानी हुकाम थे जो पाकिस्तानी स्टॉल्स को और पाकिस्तानी पवेलियन को देख रहे थे और उसका निज़ाम संभाले हुए थे। साथ ही इन्होंने वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी मांगी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अब ये वहाँ पर इनको बड़ी मायूसी हुई कि ज़ाहिर है कि आप ऑफिशियल कैपेसिटी में गए भी नहीं हुए, आपका कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, वहाँ पे अमीन असलम जो हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ पर फिर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए कि असल में वहाँ पे ज़रताज गुल और अमीन असलम का झगड़ा हो गया और उसके बाद हमारा जो पवेलियन था वो भी खाली था, मुतासिर कुन नहीं था, हमारे जो स्टॉल्स थे वो मुतासिर कुन नहीं थे और अमीन असलम भी वहाँ पे कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और जब ज़रताज गुल का और अमीन असलम का झगड़ा हुआ तो ज़रताज गुल इस झगड़े की वजह से नाराज़ होकर उस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर पाकिस्तान आ गई। हालांकि ज़रताज गुल के पाकिस्तान आने की वजह ये थी जो उनको आना पड़ा कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था और वो जॉइंट सेशन में कानून साजी होनी थी बहुत अहम नौयत की, जिस कानून साजी का हमने अभी जिक्र भी किया कि इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से भी वो कानून साजी बहुत अहम थी और एक एक रुकन की शिरकत को उस वक्त बहुत ही अहमियत का हामिल समझा जा रहा था। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए रियाज फतेहाना ने। तो उसके बाद पहले तो अमीन असलम ने इन इल्ज़ामात को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह की हमारी कोई लड़ाई हुई हो और हमने वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी जितने बेहतर अंदाज में कर सकते थे हमने बेहतर अंदाज में की। फिर ज़रताज गुल ने भी इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी, लेकिन ये सारा मामला पहुँच गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़ाहिर है कि अमीन असलम को ये जो उनका एक प्रोजेक्ट था प्राइम मिनिस्टर का बिलियन ट्री सुनामी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से अमीन असलम की परफॉर्मेंस से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा सेटिस्फाइड रहे हैं। अब तक वो उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन रहे हैं। तो इस कैबिनेट के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अमीन असलम ने जो काम किया है उसकी तो आलमी सतह पर भी पजीराई है और मुझे पता है कि हमारी वहाँ पे जो नुमाइंदगी थी हमने बेहतर तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन ये रियाज फतेहाना जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इसी तरह जो आपके ताहिर सादिक हैं उन्होंने भी कोई आप कह सकते हैं कि इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़े भरम थे और उन्होंने कहा कि किस तरीके से इन्होंने एक कैमरों के सामने भी ये बात कर दी। पहले तो एक कायमा कमेटी में की, फिर उसके बाद कैमरों के सामने कर दी। तो उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह फैसला किया कि रियाज फतेहाना को ये जो उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए इस पर शोकॉज़ नोटिस भी जारी किया जाएगा और इसी तरह जिन मुतलका कमेटियों के वो मेंबर हैं तो हो सकता है कि उन कमेटियों से भी उनको फारिग कर दिया जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन इल्ज़ामात की वजह ये थी कि रियाज फतेहाना सरकारी डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बन सके। वो किसी डोनर की स्पॉन्सरशिप पे वहाँ पर गए और वहाँ उनको जो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं तो PTI का एक रहनुमा हूँ तो मुझे जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो प्रोटोकॉल नहीं मिला और मुझे जो गाड़ियाँ मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो लोग इसी तरह आदी है ना, इससे पहले हुकूमतों में तो यही कुछ होता रहा है, तो वो हमें गाड़ियाँ भी पाकिस्तानी हुकाम फराम करते हैं, वो सब कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने इसको फिर अपनी अना का मसला बना लिया और इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए, जिसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नोटिस लिया और उनको शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये था दो टोक। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।